हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम ऑडिट में लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑडिट प्रोग्राम्स। जो वेटेज लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर 25% के हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों को मिलाकर 25% का वेटेज है। सो ये ऑडिट प्रोग्राम्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आइए पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है। सो जब भी कोई ऑडिट होती है, ऑडिटर को बोला जाता है ऑडिट करने के लिए, तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। पहला कि ऑडिटर को अपॉइंट किसने किया है, उसे अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला है या नहीं मिला है, वो लीगल है या नहीं है। फिर उसके बाद अगर ऑडिटर अपॉइंट हुआ है तो वो पहले अकाउंट्स चेक करेगा। अकाउंट्स में ट्रेडिंग कंसर्न है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हॉस्पिटल है, बैंक है, कोई स्कूल कॉलेज है, तो हर एक का ऑडिट प्रोसीजर अलग होता है। सो उसका एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, रिपोर्टिंग कैसे होगी, क्वेरीज कैसे सॉल्व होगी, हर एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। सो आइए देखते हैं ऑडिट प्रोग्राम्स में क्या क्या हैं। देयर आर सर्टेन कॉमन एंड सर्टेन स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक हॉस्पिटल्स, educational institutions, etc., which are discussed hereafter. हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के ऑडिट अलग अलग होते हैं। कुछ कॉमन फीचर्स होंगे, कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी बिजनेस यूनिट में परचेज सेल होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मीन स्कूल एंड कॉलेज में कोई परचेज सेल नहीं होता, ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं। सो अलग अलग कुछ कॉमन फीचर्स होंगे, जैसे कैश रिसीव होना, तो कैश रिसीव ट्रेडिंग कंसर्न में भी होता है। जो बिजनेस करता होगा, जो गुड सेल करता होगा, वो भी कैश रिसीव करते होंगे। स्कूल एंड कॉलेजेस भी कैश रिसीव करते हैं, हॉस्पिटल भी कैश रिसीव करता है। सो कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो ड्यूरिंग ऑडिट एक ऑडिटर को चेक करने होते हैं। एंड वंस अगेन बता दूं, ऑडिटर कौन होता है। सो ऑडिटर एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ये एक क्वालिफाइड सीए होता है। एट द आउटसेट द ऑडिटर मस्ट एक्विंट हिमसेल्फ विथ सर्टेन कॉमन फीचर्स ऑफ ऑडिट of any business concern or non-trading concern। कुछ फीचर्स सेम हो सकते हैं, बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो। फर्स्टली द ऑडिटर शुड स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्निंग द इंस्टीट्यूशन एंड द bylaws of rules and regulation which governs its working। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे सपोज कोई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं। अब किसी की मर्जी हुई, आज मेरी मर्जी हुई, मैंने स्कूल ओपन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, और अगर गवर्नमेंट परमिशन देगी तो ही मैं स्कूल स्टार्ट कर सकता हूँ। सो ऑडिटर देखेगा कि अगर किसी स्कूल का ऑडिट कर रहा है तो उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं। सेकेंडली, इन एनी ऑडिट इट इज नेसेसरी टू थ्रोली वेरीफाई ऑल द कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ये कोई भी ऑडिट हो, चाहे बिजनेस कंसर्न है या नॉन बिजनेस है, कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का तो ऑडिट करना ही पड़ता है। थर्डली, the assets and liabilities of the institution should be verified and valued as discussed in the chapter। assets and liabilities जितनी भी होती हैं इंस्टीट्यूशंस की, जो भी assets हैं liabilities हैं, वो चेक भी करने होते हैं और उनका वैल्यू भी निकालना होता है। सो इसे कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
Further, the auditor should pay particular attention to the allocation of expenditure into capital and revenue. Now expenditures टू टाइप के होते हैं। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिससे हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने मशीन परचेज की, व्हीकल परचेज किए, एयर कंडीशन परचेज किया या कंप्यूटर परचेज किया, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? जैसे सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करना, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे रेगुलर एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। सो एक ऑडिटर को ये सारे भी देखने होते हैं। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज टू हैव द नॉलेज ऑफ एनी पर्टिकुलर लॉ विच इज एप्लीकेबल टू द इंस्टीट्यूशन अंडर ऑडिट। अगर कोई लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, जैसे केमिकल बनाने पर एक लॉ एप्लीकेबल होता है अलग से, या कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस है उस पर कोई अलग स्पेशल लॉ या प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है, तो उन सब का भी ध्यान रखना होता है। इफ़ देयर आर स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, द ऑडिटर वुड बी रिक्वायर्ड टू सी दैट प्रोविजंस एंड ड्यूली कंप्लाइड विथ। अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में या बिजनेस में कोई अलग से प्रोविज़न है कि उनको अपने बुक्स ऐसे मेंटेन करने हैं, तो उसी मेथड से, उसी प्रोविज़न से मेथड करने हैं, इन सब का भी ध्यान रखना होता है। 6th, where there are special types of transaction in any institution like receipts of donation, in the case of charitable institutions, they should be carefully checked with relevant documentary evidence। अगर किसी इंस्टीट्यूशन में डोनेशन के ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो डोनेशन रिसीव्ड हुआ हो या डोनेशन गिवन हो, पेड हो, उस सब के एविडेंस देखने होते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स उन सब के वाउचर्स देखने होते हैं। तो ये एक ऑडिटर को पूरा ध्यान रखना होता है ऑडिट प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले। नाउ सेकेंड हम आते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। An auditor prepares a detailed plan of the audit work to be performed by him and it is known as audit program। एक ऑडिटर क्या करता है कि डिटेल प्लानिंग करता है कि पहले ये काम करना है, बाद में उसे ये करना है। से एग्जांपल, पहले रिसिप्ट्स चेक करनी है, कैश रिसिप्ट्स, देन कैश पेमेंट, देन बैंक रिसिप्ट्स एंड बैंक पेमेंट्स, देन इनकम एंड एक्सपेंसेस, देन परचेज एंड सेल्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो एक प्रोग्राम तैयार होता है और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग्स वो एक एक करके सारे बुक्स चेक करता जाता है। एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म्ड, स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and giving the estimated time required। उसको टाइम कितना लगेगा, उसको वेरिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हर एक का प्रोसीजर उसमें दिखाया जाता है। सो नाउ ये था ऑडिट प्रोग्राम्स। अब हम आगे देखेंगे डिटेल्स टू बी ऑब्टेन्ड बिफोर प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले कौन कौन सी डिटेल्स देखनी होती है। सो फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट। द ऑडिटर शुड फर्स्ट असर्टेन दैट हिज अपॉइंटमेंट इज प्रॉपरली मेड। पहले तो ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। सो ऑडिटर ये देखेगा कि उसका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रॉपरली किया गया है या नहीं। वेयर अ रिजोल्यूशन अपॉइंटिंग हिम एज द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, the auditor should see that such a resolution is passed। अब बहुत सारी कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज, जिसमें रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले। शेयर होल्डर्स उसे एक्सेप्ट करते हैं एंड देन ऑडिटर को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। वेयर ही इज अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही शुड ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम हिज प्रेसिडेसर।
अगर ये किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह पर अपॉइंट किया गया है तो उसे उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, अकाउंटिंग सिस्टम। The auditor should also ascertain the accounting system or the method of accounting according to which the accounts are written, and he should obtain a list of books and accounts maintained by the client. ऑडिटर को ये देखना होगा कि जिसका वो ऑडिट कर रहा है उनका अकाउंटिंग मेथड कौन सा है। जैसे आप सीख कर आए हो 11th-12th में, कोई सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम करता है, कोई डबल एंट्री करता है, कोई देशीनामा करता है, या अभी तो सबको डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम करना होता है, बट उसमें भी सिस्टम्स कौन से हैं, किस वे से करते हैं। उसे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी मेंटेन किए हैं क्लाइंट ने वो लेने होते हैं। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब तो सब टैली पर हो गया है, इसलिए टैली पे आपने उनका डेटा ले लिया या एक्सेस ले लिया तो भी मिल जाता है। Third is system of internal check. The auditor should verify whether the system of internal check is sufficient. If there are any loopholes, he should pay due attention while conducting the audit. अब ऑडिटर को ये देखना है कि इंटरनल चेक मीन्स कुछ कंपनीज में इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किए होते हैं जो कंपनी का इंटरनल चेकिंग करते हैं, और ऐसे में अगर कोई लूप होल्स हैं तो उन सबको भी ध्यान में रखना होता है। लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स विद देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। जिन भी ऑफिसर्स ने अकाउंट्स किया है उन ऑफिसर्स की लिस्ट, उनके राइट्स क्या थे, उनकी ड्यूटीज क्या थी, वो सब ऑडिटर कलेक्ट करेगा। क्योंकि ऑडिटर को पता होना चाहिए कि जिन भी ऑफिसर्स ने या जिन भी क्लर्क्स ने ये अकाउंटिंग किया है उनका एक्सपीरियंस कितना है और उनका क्वालिफिकेशन कितना है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर उस इंस्टीट्यूशन पर कोई अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं तो वो देखने होते हैं, या वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी रीड करना होता है, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो दिए होते हैं और साथ में ही उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वो भी दिए होते हैं। अगर वो कोई फर्म, पार्टनरशिप फर्म या है कुछ अलग है तो उनका डीड देखना होता है। सो ये सब एक ऑडिटर को चेक करना होता है। टेक्निकल डिटेल्स ऑफ बिजनेस। उस बिजनेस की टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं, अगर वो ऑडिटर को पता है तो वो इजी हो जाएगा ऑडिट करना। सो ऑडिटर, देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द ऑडिटर इज with the technical aspect of the business, it will be very easy for him to carry out the audit. He should therefore visit the client's factory and have some knowledge regarding the technical aspect of the business. 7. Report of previous auditor. The auditor should obtain and study the report of the previous year. Auditor अभी तो न्यू ऑडिटर है सपोज करो, लेकिन प्रीवियस ईयर में कोई अलग ऑडिटर था तो ये प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट को भी रीड करेंगे। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर के ऑडिटर ने कोई भी फ्रॉड, एरर डिटेक्ट किए हों या कोई लूप होल्स बताए हों तो वो इस ऑडिटर को हेल्पफुल होंगे। सो यहाँ तक हमने ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग समझा एंड एक ऑडिटर को कौन कौन से डिटेल्स चाहिए होते हैं एक ऑडिट प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए उसे समझा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ।